खांसी से जो भी बलगम या जरासीम या निकल रहे हैं मेरे, वो आपको या पूरे मोहल्ले को इफेक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारी पर्सनल जिम्मेदारी जो है वो भी नहीं है यहाँ पे, सोशल जैसे जिम्मेदारी कहते हैं कि जी एक अगर मुझे टीबी है तो मुझे भी इस पर ख्याल करना चाहिए। तो ये बहुत सारी वजूहात हैं। तीसरा, इलाज का पूरा ना मिलना, इलाज के दौरानिए का बहुत लंबा होना, ये भी बहुत सारे लोगों को थका देता है, वो चले जाते हैं। गुर्बत की वजह से दवाइयों की अप्रोच ना होना, दवाइयाँ मिल जाना लेकिन उसको प्रॉपर ना इस्तेमाल करना, बहुत सारे फैक्टर हैं जो इसमें इफेक्ट करते हैं। तो एक फैक्टर वो जो कि सोशल हमारा होता है, एक फैक्टर वो जिसका ताल्लुक मरीज से। बिल्कुल। किन लोगों में टीबी होने का ज़्यादा खतरा है डॉक्टर साहब? वो तमाम लोग जो कि बहुत ज़्यादा क्लोज प्रॉक्सिमिटीज़ में रहते हैं, वो तमाम लोग जिनको कुछ अरसे से खांसी, नज़ला, बुखार बहुत ज़्यादा मौजूद है और ये खांसी आप ट्रीटमेंट नहीं सेटल नहीं हो रही है, वो लोग जिनके ख़ानदान में, जिनके घर में या जिनके कोलीग्स में से कोई टीबी किसी का पेशेंट रहा है, तो उनको इम्कानात है कि ये डायग्नोसिस से पहले ही किसी दूसरे को लग चुका हो और कुछ अरसे में पता चले। डॉक्टर्स, स्टाफ, पैरामेडिकल चीज़ें हमारे, ये लोग जिन लोगों का एक्सपोजर मरीज़ों के साथ रहता है, उनका बहुत ज़्यादा खदशा रहता है कि उनको जो है वो ट्यूबरक्लोसिस लग सकती है, क्योंकि ज़ाहिर डायरेक्ट कांटेक्ट मरीजों से है। अब जो रिसेंट पिछले कुछ अरसे में जो है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ पेशेंट जो किसी भी वजह से हो, चाहे मैलिग्नेंसी की वजह से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हो, चाहे और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ डिजीज़ हो, और पिछले कोई 15 साल में दुनिया भर में टीबी रिवाइव हुई है, 15 से 20 साल में। उसकी वजह मेन जो है वो HIV दुनिया में वापस आया है जिससे, और HIV के साथ ये चीज़ देखी गई है कि HIV पेशेंट्स में टीबी के इम्कानात बढ़ जाते हैं, रेशोज़ बढ़ जाते हैं। तो ये भी एक रिवाइवल है कि अगर आपकी इम्यूनिटी कम हुई तो वो तमाम जरासीम जो आपके अंदर मौजूद है, ख़ासतौर पर ट्यूबरक्लोसिस, वो दोबारा अपने आप को एक्टिवेट कर लेता है। तो ये जरासीम क्या बॉडी से कभी ख़त्म नहीं होता ट्रीटमेंट के बाद भी? बिल्कुल हो जाता है जी, लेकिन मसला ये है और ये सवाल ये है कि हमें ट्रीटमेंट को पूरा लेना है। इसकी ट्रीटमेंट अमूमी तौर पे 6 से 8 महीने, हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। अगर आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट ली तो 99% इम्कान ये होता है कि ट्यूबरक्लोसिस ख़त्म हो जाए। 100 में से 2 लोगों को दोबारा टीबी हो सकती है, और उसका भी इम्कान ये होता है कि किसी वजह से या तो आपका जरासीम बहुत रेजिस्टेंट है, वो आपकी दवाओं को सेटल नहीं कर रहा, तो या आपको एक दफ़ा टीबी थी, ख़त्म हो गई, लेकिन दोबारा मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैंने खांसी कर ली, मैंने छींक मार ली, मैंने आपके साथ कोई एक्सपोजर हुआ और उससे दोबारा आपको टीबी लग जाए। लेकिन इसमें बिल्कुल काबिल इलाज मर्ज़ है और 100% काबिल इलाज मर्ज़ है। ओके डॉक्टर साहब, टीबी को तशख़ीस करने का क्या तरीक़ेकार है, क्या टेस्ट हैं या? जी, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है। ट्यूबरक्लोसिस के लिए आपको सबसे पहले तो जो इसे गोल्ड स्टैंडर्ड जिसे हम कहेंगे वो बलगम का टेस्ट कहलाता है। अगर आपके स्प्यूटम में ट्यूबरक्लोसिस के जरासीम पॉजिटिव आ जाते हैं तो ये सबसे बेहतर इलाज है जो इसको किया जाता है, इसे गोल्ड स्टैंडर्ड कहेंगे। दूसरा तरीका, अगर आपको बलगम नहीं आ रहा और आपको स्वेटल नहीं हो रहा, तो हम एक्सरे के ऊपर फैसला करने की कोशिश करते हैं। अगर एक्सरे में एब्डोमिनलिटीज़ दिखाई दें और कुछ एब्डोमिनलिटीज़, कैविटीज़, ट्री इन बर्ड या मुख्तलिफ बायलेटरल कैविटीज़, वो हैं जो लोग टीबी की मरीजों को देखते हैं, उनको अंदाज़ा होता है। अगर ये भी तरीका ना हो पाए तो तीसरा तरीका ये हो जाता है कि हम कैमरा डाल के अंदर से बलगम निकालते हैं, जिसे ब्रोंकोस्कोपी कहते हैं, और उसका टेस्ट कराते हैं। तो गोल्ड स्टैंडर्ड स्टिल द स्प्यूटम टेस्ट है। अच्छा, क्या इसके बचाव के लिए कोई वैक्सीन है कि टीबी हो ना, या कोई वैक्सीनेशन? नहीं, ट्यूबरक्लोसिस के लिए कोई वैक्सीन नहीं है। ये अनफॉर्चुनेटली हमने बताया कि ये ऐसी डिजीज़ है जो कि किसी एक्सपोजर से किसी पेशेंट पे आती है और इसका जरासीम प्रोलॉन्ग रहता है। जैसे वायरल का ये हम देखते हैं ना, जैसे इन्फ्लुएंजा की बात हो गई, कोविड की हो गई, इनके डे ऑफ एक्शंस कम होते हैं, 10 दिन, 12 दिन, 14 दिन, तो उनके लिए कुछ वैक्सीन होती हैं। ट्यूबरक्लोसिस के लिए कोई वैक्सीन नहीं है। तो डॉक्टर साहब, जो हम बचपन में सुनते हैं कि BCG का टीका लगा है तो टीबी नहीं होगी या उससे बचाएगा, देखिए जिस कौम में, जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं, जो एंग्लो एशियन अफ्रीकन ब्रीड है हमारी, इसमें ट्यूबरक्लोसिस हमारी जेनेटिक प्रोडक्ट इसमें शामिल होती है। और दूसरा, हमारे एक्सपोजर्स, हमारा जो एरिया है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा आती है। BCG बहुत ज़्यादा बचाव नहीं रखता है उसके लिए। BCG का टीका लगने के बावजूद, ये गलत फहमी है, BCG का टीका लगने के बावजूद ट्यूबरक्लोसिस हो जाने के इम्कानात बहुत होते हैं। और दूसरा, फिर आपको मैंने बताया कि मैं एक्सपोजर्स पे बात कर रहा हूँ। यहाँ पे टीबी के मरीज हमारे माशरे में फिर रहे हैं और उन्हें खुद भी नहीं पता, और अगर पता है तो आपको बता नहीं रहे हैं, और अगर उन्हें पता है तो उसकी प्रिवेंटिव इकदाम नहीं कर रहे हैं। तो ट्यूबरक्लोसिस BCG लगाने से कोई बहुत बड़ा फर्क इस माशरे में जहाँ हम बैठे हुए हैं, पाकिस्तान, इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया में, जहाँ टीबी की प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा नहीं है इसके लिए। ओके, मैं एज अ डॉक्टर हमेशा यही समझती थी कि भाई BCG का इंजेक्शन लगा हुआ है वैक्सीनेशन में, तो यू आर प्रिवेंटेड फ्रॉम दिस डिजीज। नॉट रियली विद दिस एक्सपोज्ड एरिया ऑफ जो पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं। शायद अब UK और अमेरिका में हो तो इसका मतलब हो सकता है, लेकिन बाहर इस जगह जहाँ पे हमारे पास माशरे में टीबी का बहुत बड़ा एक रेशो है, बहुत मुश्किल होता है इसके लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, इस बीमारी का इलाज क्या है?
देखिए, इलाज जिस तरह तमाम बीमारीज के लिए होता है कि जी एक टैबलेट्स कुछ तरह की, किसी ज़माने में इंजेक्शन भी दिया जाता था स्ट्रेप्टोमाइसिन का, लेकिन अब वो इसके इम्कानात नहीं होते हैं। ट्यूबरक्लोसिस के लिए ATT कहलाती है, एंटी ट्यूबरक्लोस ट्रीटमेंट कहलाता है, टैबलेट की शक्ल में होता है। बहुत आसानी से अब अवेलेबल है। ये टैबलेट जो हमें दी जाती हैं मरीज़ों को, ये निहार मुँह नाश्ते से पहले दी जाती हैं, खाली पेट दी जानी चाहिए उसूली तौर पे। और इसका ताल्लुक भी वज़न के साथ है। इसमें डॉक्टर्स और स्टाफ और मरीज़ बिल्कुल फारिग है इस लिहाज से कि डोज सेटल हैं। अगर आपका वेट 30 से 39 के दरमियान है तो आपने 2 टैबलेट लेनी है। अगर आप 30 से 37 के दरमियान है तो 2 टैबलेट है। 38 से वेट आपका 55 kg के दरमियान है तो 3 टैबलेट हैं। और 55 से ऊपर है तो हमें 4 टैबलेट लेनी है। और इसमें 4 तरह की दवाइयाँ होती हैं, रिफेम्पिसिन, आइसोनाइजाइड, ईथम्ब्यूटॉल और साथ साथ जो है पैराज़ाइनामाइड। तो अब ये पहले ये दवाइयाँ अलग अलग शक्ल में दी जाती थी तो मिकदार बहुत बढ़ जाती थी, 12 गोलियाँ 13 गोलियाँ। अब WHO ने फिक्स डोज कॉम्बिनेशन कह दिया है इसकी। तो इन तमाम दवाइयों को मिला के, एक 4 चीज़ों को मिला के एक दवा बना दी गई है और वो मायरन P या इस तरह RHEZ कहलाती है। तो अगर उसकी 3 टैबलेट 4 टैबलेट अकॉर्डिंग टू वेट पेशेंट को दी जाए तो इस पर काफ़ी बेहतरी होती है इसमें, और यही इलाज है। तो ये कितनी मुद्दत तक इसका इलाज चलता है? देखिए, 2 चीज़ें हैं इसमें। एक तो ये कि एक इनिशियल फेज़ होता है जिसे रैपिड फेज़ कहते हैं, जिसमें हमें स्ट्रॉन्ग मरीज़ को पेशेंट को लोड करना होता है दवाइयों को। तो उसमें 4 दवाइयों का कॉम्बिनेशन रेमेक्टॉल, INH, इथम्ब्यूटॉल, पैराज़ाइनामाइड होते हैं जो 2 महीने का कोर्स है। और अमूमी तौर पे कुछ ख़ास कंडीशंस को छोड़ के फिर हम इनमें से 2 दवाइयाँ हटा देते हैं और रिफेम्पिसिन और INH के साथ RH कहलाता है अगले 4 महीने कंटिन्यू करते हैं। तो अमूमी तौर पर जो TB है, चाहे वो लंग्स की TB है, चाहे वो लिम्फ नोड्स की TB है, चाहे वो प्लूरल TB है जिसमें लंग्स में पानी आ जाता है, या कुछ और पेरिकार्डियल TB है, इन ट्यूबरक्लोसिस में इलाज 6 महीने का है अमूमी तौर पर। ये कोई फिक्स नहीं है, किसी पेशेंट में बढ़ाया भी जा सकता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर स्टेटस। लेकिन जो ट्यूबरक्लोसिस आपकी जॉइंट्स की होती हैं, बोन्स की होती हैं, आपकी जो इसमें की होती हैं, या आपकी जो ब्रेन की TB है जिसमें मेनिंजाइटिस हो, बिल्कुल, उसमें कोर्स हमारा 1 साल तक जाता है। और मैंने फिर कहा ये एक रूटीन, ये एक आपको एक फिक्स डोज दी गई है, लेकिन इसमें अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन और अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एडवाइस इसमें हम ऊपर ज़्यादा या कमी की जा सकती है इसमें। तो इन दवाओं के कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट इसमें हो सकते हैं, लेकिन अमूमी तौर पे आपको पेशेंट्स को न्यूट्रलाइज करना पड़ता है। और इतने अरसे का एक्सपीरियंस ये बताता है कि कुछ साइड इफेक्ट हैं जो कि बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, ये बहुत कॉमन है जिसे कहना चाहिए, और कुछ ऐसे हैं जो बहुत रेयर हैं। अमूमी तौर पे जो मरीज़ को साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो ये हो जाता है इस दवा को लेने के बाद नौजिया, थोड़ा सा वॉमिटिंग जैसी कैफियत, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, और उसकी वजह गोली और उसका साइज़ वो मौजूद है, खाली पेट आप ले रहे हैं वो मौजूद है। कुछ वजूहात में पेशेंट को इचिंग होने लगती है सारे जिस्म में, जो हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस आने लगते हैं। कुछ पेशेंट्स में आपको बहुत ज़्यादा डलनेस, डिजीनेस, थकन फील होने लगती है। कुछ और पेशेंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमारी प्रॉक्सिमिटीज़, हाथ और पाँव जो है उसमें सुन थोड़ा सा होने लगा है, या आपको जो है वो थोड़ा सा जो है वो मोशन या इस तरह की चीज़ें फील होने लगती है। तो ये बहुत आम जिसे कहते हैं करना चाहिए, और ये वो ऐसी चीज़ें नहीं हैं कि जिनके लिए हम दवाइयाँ रोकें, जिसके लिए हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ऐड करते हैं और दवाइयों को कंटिन्यू करते हैं। कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट हैं जो कि तंग करने वाले हैं, जैसे अगर सीवियर आँखों में ऑप्टिक न्यूराइटिस आने लगे, आँखों में तंगी होने लगे, हाथ पाँव का सुन होना बहुत ज़्यादा हो जाए, जॉइंटिस हो जाए किसी को, तो ये वो जगह हैं जहाँ पे आपको डॉक्टर्स के पास जाना पड़ेगा और अकॉर्डिंग टू उसकी दवाइयाँ उसकी चीज़ें सेटल करनी पड़ेंगी। इसीलिए अमूमी तौर पे एक गाउट हो जाता है, अगर यूरिक एसिड इसका मायरन P में होता है, और ये जोड़ों में, मेन तो बड़े जोड़ हमारे हाथ, कंधे, नक, इन चीज़ों में जो है ये फील होता है, उसके लिए कुछ टैबलेट्स ऐड करनी पड़ती हैं। तो अमूमन हमारी प्रैक्टिस ये है इस वक्त यहाँ पे कि हम दवाई शुरू करने के बाद 15 दिन के बाद 2 हफ्ते या 3 हफ्ते में पेशेंट्स को बुलाते हैं और मेनली एक LFT लीवर फंक्शन टेस्ट और एक यूरिक एसिड टेस्ट करवा लेते हैं, जो अमूमी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और ये वो ऐसे हैं जो कि TB की दवाओं के साथ अगर कोई एक दिन चीज़ ऐड कर दी जाए तो ये TB की दवाइयों को कंटिन्यू किया जा सकता है इन साइड इफ़ेक्ट के साथ भी। तो LFT और यूरिक एसिड हमें कराना चाहिए इसके लिए। तो डॉक्टर साहब, क्या ये जो माएँ बच्चों को दूध पिलाती हैं या प्रेग्नेंट होती हैं और अगर वो TB का शिकार हो जाती हैं, तो क्या ये दवाएं उनके लिए हार्मफुल साबित होती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, देनी चाहिए TB की दवाइयाँ, क्योंकि TB ज़्यादा आपके लिए हार्मफुल है दवाओं की मिकदार। हाँ,
इन दवाओं को लेते हुए अगर आपको कोई इम्पैक्ट आ रहा है, जैसे मैंने कहा ये मुख्तलिफ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो अपने डॉक्टर के पास जाएं, उसके अकॉर्डिंग वो मुख्तलिफ दवाइयाँ आपको प्रिस्क्राइब करेंगे, मुख्तलिफ टेस्ट कराएंगे। लेकिन याद रखिए कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपको ट्यूबरक्लोसिस है तो इम्कानात बढ़ जाते हैं कि आपके आने वाले बच्चे को टीबी के इम्कानात बढ़ जाएंगे। अगर आप नर्सिंग कर रही हैं और आपको टीबी है तो सबसे ज़्यादा बच्चा ही आपके करीब होता है। बिल्कुल। और ये जैसे हमने कहा कि ट्यूबरक्लोसिस एक्सपोज एरिया मुंह से नाक से फैलती है, तो उसको एक्सपोज होने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। तो माँ के लिए तो टीबी की दवा लेना बहुत ज़रूरी है। हाँ, उससे कोई भी साइड इफेक्ट हो, उससे कोई भी उसे रिएक्शन चीज़ फील हो रही हो तो उसे फ़ौरन अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ या नर्सिंग मदर्स अभी हमारा प्रोग्राम या हमारी इस गुफ्तगू को सुन रही हैं, तो अगर उनके अंदर कोई भी ऐसी अलामात जो डॉक्टर साहब ने शुरू में बताई टीबी से रिलेटेड अगर हैं, तो काइंडली अपने करीबी मॉलेज को विज़िट करें और अपना स्क्रीनिंग प्रॉपर करवाएं, क्योंकि ये चीज़ आपके बच्चों के लिए भी हार्मफुल हो सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे जो हमारे यहाँ टीबी का जो बर्डन है वो ज़्यादातर गांव देहातों में से लोग ज़्यादा रिपोर्ट करते हैं या शहरी लोगों के अंदर ये चीज़ ज़्यादा आप ऑब्जर्व करते हैं? देखिए, दो तरफ से गांव देहातों में यकीनन होता है। उसकी वजह होती है कि चाहे वहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत अच्छा नहीं है, बिल्कुल, हेल्थ सहूलियात उतनी अच्छी नहीं है, दवाओं का गांव ज़ाहिर दूर दराज होते हैं तो वहाँ पहुँचना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो उस लिहाज से ये चैलेंज उस जगह पे है, गांव देहात वाला। और अभी भी गांव देहातों में हमें लगता है कि साथ रहने का रिवाज है। एडवांटेज क्या है गांव देहातों में? खुले घर होते हैं, खुली हवा होती है, खुले घर होते हैं, बहुत ज़्यादा एक कमरे में रहना नहीं होता। अमूमी तौर पे ये होता है कि आप अपने अपने कामों पे निकल जाते हैं, बाहर सोते हैं। वो है शहरों में अब जो इसका रिवाज कराची में ख़ास तौर पे बढ़ता है, क्योंकि हम छोटे छोटे फ्लैट्स में रहते हैं। बिल्कुल, एक्सपोज एरिया हमारा बहुत कम हो गया है। चाहे हम ऑफिस में हो तो हमारे एसीज चल रहे होते हैं, उसमें भी कंटेंजियस डिजीज़ है ना। अगर मैंने यहाँ पे खांसी कर ली और मुझे टीबी है, या मैंने ज़ोर से छींक मारी और मेरे पास टीबी है, तो उसके जरासीम पूरे स्प्रेड होते हैं और पूरे इस माहौल में वो मौजूद रहेंगे अगले 24-48 घंटे में, तो वो किसी को भी हो सकते हैं। तो शहरी इलाकों में आजकल, और ख़ास तौर पे हमारे जैसे शहरी इलाकों में ख़ास एरियाज़ जो कि लोअर सोशो इकोनॉमिक एरियाज़ हैं, जहाँ पे लोग एक एक घर में 6-6, 8-8 लोग रहते हैं, जहाँ पे ग़िज़ाइयत के मामलात बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हैं, जहाँ पे एक्सपोजर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो अब उनके इम्कानात ज़्यादा बढ़ गए। और शायद हमें इसलिए भी दिखाई दे रहा है कि हम उनको डायग्नोज करना शुरू कर रहे हैं, उनका डेटा हमारे पास आ जाता है, उनके पास हॉस्पिटल करीब मौजूद है, उनको दवाइयों के लिए करीब आ जाते हैं, तो शायद हमें उसका डेटा ज़्यादा मिलने लगा। तो डॉक्टर साहब, जो लोग गांव देहातों से शहरों की तरफ आते हैं अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए या इसके लिए, तो ये जो आपकी थेरेपी दी जाती है 11 महीने के लिए, 10 महीने के लिए, आई गेस अद्वियात तो फ्री दी जाती हैं गवर्नमेंट की तरफ से? गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा पैकेज पिछले कुछ दिनों में है। ये काफ़ी अरसे से चल रहा है। जब मैं हाउस जॉब करता था जब भी चलता था, लेकिन उस वक्त इतनी ज़्यादा आपकी वो अप्रोच नहीं थी वहाँ पे। अब डॉट के साथ, नेशनल टीबी प्रोग्राम के साथ, WHO के साथ, पाकिस्तानी हुकूमत और सिंध गवर्नमेंट के बहुत से अच्छे एग्रीमेंट्स हुए हैं। इसकी वजह से अब तमाम छोटे हॉस्पिटल में भी टीबी की अद्वियात जो है वो फ्री प्रोवाइड की जाती है। और इसके लिए मुख्तलिफ NGOs हमारे साथ मिलकर काम करती हैं। ग्रीन स्टार हमारे साथ मिलकर काम कर रही है, इससे पहले NTP की कुछ यूनिट काम करती थी। तो ये मुख्तलिफ NGOs हमारे साथ मिलकर काम करती हैं और ट्यूबरक्लोसिस की दवाओं को मरीज़ों तक पहुँचाना, उनका फॉलो अप रखना, वो दवाइयाँ वो ले रहे हैं नहीं ले रहे उसके बारे में कॉल्स करना। ये गवर्नमेंट सिंध ने और WHO ने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है जिसमें हमें अप्रोच मिलती है। तो दवाइयों का इस वक्त कराची जैसे शहर में बहुत आसानी से मिल जाती हैं। अच्छा, जो लोग गांव और ये मुफ्त मिलती हैं देहातों में है, तो क्या ये टीबी सेंटर्स वहाँ पे भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या इस तरह बने हुए हैं या शहर ही आना पड़ता है? नहीं, अब बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट सेंटर पूरे पाकिस्तान में। मेरा अभी पिछले हम चेस्कॉन में मौजूद थे जिसमें पूरे पाकिस्तान से चेस्ट फिजिशियन थे। हमारा पूरा डेडिकेटेड सेशन ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर था। और अल्हम्दुलिल्लाह पहला जो हर्डल था जो पिछले 20 साल 10 साल से था कि दवाइयाँ ना मिलें या दवाइयाँ महंगी हों तो मरीज़ छोड़ दे, अल्हम्दुलिल्लाह वो गेम अब ख़त्म हो गया है। मरीज़ को दवा पहुंच जाती है, अब अगला स्टेप शुरू होता है, क्या वो फॉलोअप कर रहा है, क्या वो दवाइयाँ प्रॉपर ले रहा है, अगर उसे दवाओं से कोई साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं तो क्या उसके लिए वो डॉक्टर के पास आ रहा है या खुद ही दवाओं को छोड़ देता है। ये चीज़ें अब अगला स्टेप हमारे पास आने लगा। मतलब कि हमारी तरफ से एज अ गवर्नमेंट की तरफ से या डॉक्टर्स की तरफ से तो इनिशिएटिव हो गया, अब ये पेशेंट की तरफ है कि वो उस चीज़ को कितना फॉलो अप करता है। और उसमें फिर मेरे आपके डॉक्टर्स का बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि ज़ाहिर है ये मरीज़ आप जानती हैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। 6 महीने की दवाई मैं और आप, अगर हमें नज़ला जुकाम इन्फेक्शन हो जाए तो मैं और आप 5 दिन 6 दिन के बाद दवाई छोड़ देते हैं। तो अगर किसी ऐसे मरीज से एक्सपेक्ट करना कि वो 6 महीने दवाई लेगा जिसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी हैं,
जो लेने में मुश्किल भी होती है। तो ऐसी चीज़ों में थोड़ा सा हमें उसका साथ देना पड़ेगा, थोड़ा सा इंश्योर करना पड़ेगा, थोड़ा सा उसको बैकअप करना पड़ेगा, और कोई ऐसा हो जो इसको थोड़ा थोड़ा याद दिलाता रहे कि भाई ये दवाइयाँ लेते रहेंगे। फैमिली का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर, आपके साथ वालों का बहुत बड़ा रोल है, अगर कहीं काम करता है तो उसका बहुत बड़ा रोल है, अगर लोगों को पता है तो। बिल्कुल, इसीलिए ये प्रोग्राम का मकसद ही ये है कि लोगों में सोशल अवेयरनेस फैलाई जाए ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो हमारी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। अच्छा डॉक्टर साहब, डॉट थेरेपी, दैट इज डायरेक्ट ऑब्जर्व थेरेपी, ये क्या चीज़ है? इसमें जी कोशिश ही की जाती थी, एक इनिशिएटिव रहा WHO का भी और गवर्नमेंट का भी, कि जी जो कि हम ये देखते रहे हैं कि हमारे पास लॉस्ट केसेस बहुत ज़्यादा थे। लॉस्ट केसेस मतलब वो पेशेंट जो कि आप ट्यूबरक्लोसिस डायग्नोज कर चुके हैं, उनकी दवाइयाँ शुरू कर चुके हैं, लेकिन 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद ये मरीज़ आपके फॉलोअप से निकल जाते हैं। तो उसके बाद ये चीज़ टेक्निक की गई कि अगर एक डायग्नोसिस में इतना कॉस्टिंग आपकी हुई, मरीज को आपने दवाइयाँ पहुंचा भी दी और फिर भी लॉस्ट हो रहा है, तो उसका एक तरीका था कि मरीज को डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन अपने सामने दवाई खिलाई जाए। उसके 2 तरीके होते थे, एक तो जी सामने बुलाया जाए और उसको दवाई खिलाई जाए, बहुत मुश्किल हो जाता है, रोज तो कोई नहीं आएगा। दूसरा, उसके घर में किसी को जिम्मेदार बना दिया जाए कि जो ये दवाइयों को अपने सामने उसको खिलाए। तीसरा, जो मैंने कहा कि कुछ NGOs, कुछ गवर्नमेंट सपोर्ट, कुछ नेशनल TB प्रोग्राम, कुछ ये ग्रीन स्टार, कुछ इस तरह के लोग शामिल हों जो मरीजों को इंश्योर करें फ़ोन करके कि भाई आपने दवाई ले ली है, रोज़ाना नहीं तो हर 4-5 दिन बाद, हर हफ्ते बाद, या अगर मरीज़ फॉलोअप से चला गया है तो उसको कॉल करके पूछा जाए। तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरेपी है, इससे बहुत इम्पैक्ट पड़ा है और इससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। लेकिन मैंने फिर बताया कि ये पहली विल की बात है, अगर मैं दवाई लेना ही नहीं चाहता या मैंने अपने जहन में कुछ चीज़ें बनाई हुई हैं कि इस दवा से मुझे साइड इफेक्ट हो रहे हैं तो मैं नहीं लूंगा, तो वो एक मुश्किल चीज़ हो जाती है। इसी सब के लिए पेशेंट काउंसलिंग एंड पेशेंट एजुकेशन के ऊपर काम करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारे फिजिशियन अपने पेशेंट्स को काउंसलिंग पार्ट से थोड़ा सा महरूम रखते हैं। आप क्या समझते हैं डॉक्टर साहब, ऐसा बिल्कुल है? जी बिल्कुल। देखिए, मैं समझता हूँ कि डॉक्टरी नोबेल पेशेंट क्यों है, यह मरीज का एक जुमला आप समझती हैं ना, जो आप भी सुनती होंगी, हम भी सुनते हैं, जी डॉक्टर साहब खुदा के बाद तो आपके ऊपर भरोसा। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा आपको स्टेज दे दिया जाता है, आपको बहुत ऊपर कर दिया जाता है। जब ये ऊपर की जाती है, आपको ये जिम्मेदारी दी जाएगी, मर्तबा दिया जा रहा है किसी भी शख्स की तरफ से, तो फिर आपका भी मर्तबा है कि आप भी बड़े बने। और बड़े बनने का एक ही तरीका होता है, हमारे घरों में बड़े क्या करते हैं, बैठते हैं, समझाते हैं, सॉल्व करते हैं, यही तरीका है ना। तो हमें भी बैठ के मरीज के साथ बैठना चाहिए, थोड़ी सी अच्छी बात, थोड़ा सा 2 जुमले समझाने के, थोड़ा सा अच्छे अंदाज में, अच्छे लहजे में उसे अगर बात समझा दी जाए और ये इंश्योर किया जाए कि भाई कोई मसला हो आ जाना, मैं बैठा हूँ, तो ये चीज़ें उनको अप्रिशिएट करती हैं, उसको चेक करती हैं, तो बिल्कुल करनी चाहिए। मुश्किल ये हो गई है मेरे और आपके लिए कि इस बिजी प्रैक्टिस में हम टाइम की कमी की वजह से उतना टाइम नहीं देते, पेशेंट बर्डन इतना होता है। लेकिन इसमें मेरे और आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, इसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। मरीज़ आपके पास आया है, चाहे आप कितने ही बिजी क्यों ना आए, चाहे आप आधे घंटे में अपनी बात समझा रहे हो, ये चाहे आप 3 से 4 मिनट में समझा रहे हो, ये मेरा और आपका फ़र्ज़ है, हमें ये करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा जी, मरीज़ को TB फैलाने से अगर कोई मरीज़ है तो क्या हम उसे बिल्कुल अकेला छोड़ देंगे, भाई तुम्हें TB है तुम हमारे करीब नहीं आओ, या हम कैसे उसको रोक सकते हैं फैलाने से, और वो माशरे का फाल बंदा भी रहे और मतलब फैला भी ना सके उसको? देखिए, इसकी 2 चीज़ें हैं। पाकिस्तानी ये जो डेटा एक बताता है कि अगर एक मरीज़ माशरे से मुराद हमारे इन सेटअप में घूम रहा है, जिसे TB का पता है या नहीं पता, तो एक आदमी 25 लोगों को TB फैलाता है, एक एवरेज। ठीक है, तो एक पूरी चेन है जो कि चल रही है। ठीक है, एक पहली बात, तो मरीज को अवेयर करना ज़रूरी है कि ऐसा मजाक नहीं है, पहली बात। दूसरा, जो ट्यूबरक्लोसिस की दवाइयाँ होती हैं, अमूमी तौर पे 2 महीने के ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट इस काबिल होता है कि वो दूसरों को एक्सपोज ना कर सके। तो हमें 2 महीने की ट्रीटमेंट तक तो उसे एक्सटेंड करना है। क्या उसे बिल्कुल कोने में बैठा दें? बिल्कुल नहीं। कहाँ से TB फैलती है, हमने जुमला इस्तेमाल किया, खांसी से, नज़ले से, छींकों से, इससे आती है। तो आपने ये करना है कि उसे मास्क लगवाना है, या घर में और लोग हैं तो वो मास्क लगा लें। कोई बहुत बूढ़ा आदमी वो नहीं कर सकता तो आप मास्क लगाइए। क्या मास्क हर वक्त लगाते रखना है? नहीं। कोशिश करें कि जो मरीज़ है उसका कमरा खुला हो, खिड़कियाँ वगैरह मौजूद हों, ताकि अगर उस पर जरा सी मह भी तो खुल जाए। अगर नहीं इस तरह तो हर रोज़ रूम की सफाई, कमरा खोल के उसको चीज़ें देना है, धूप लगवाना जैसे गाँव में होता था, ये करना है। आप और मैं, हमारा ये फ़र्ज़ है कि मरीज़ से थोड़े से फासले पे बैठें। देखिए, हम उसे अछूत नहीं बनाना चाहते। एक ज़माने में आपको याद है कि पूरे जो एक सेंटर्स TB के होते थे, बाहर सेंटोरियम्स होते थे, शिफ्ट कर दिया जाता था। लेकिन उसूली तौर पे ये मौजूद है अभी भी। जरासीम वही है जो आज से 100 साल पहले था। एक्सपोजर के रास्ते भी वही हैं। अगर हम वो तरीके नहीं कर सकते तो हमें अपने घरों में, अपने हॉस्पिटल्स में, अपनी चीज़ों में मास्क लेने होंगे।
और वो मास्क जैसे हमने कोविड में इस्तेमाल किए थे इससे ट्यूबरक्लोसिस में इस्तेमाल करने पड़ेंगे, वरना ये हो जाएगा इसके लिए। और अगर 2 महीने का ट्रीटमेंट है और 2 महीने के बाद हम बलगम के टेस्ट करवा के देखते हैं कि क्या दोबारा उसमें बलगम में टीबी नहीं आ रही, जो कि नहीं आती अमूमी तौर पे कुछ मरीजों को छोड़ के, तो फिर आप उसको एक्सपोज छोड़ सकते हैं कि अब वो काम करें। तो फिर बगैर मास्क के घूम उसके सकते हैं। साथ लेकिन देखिए, एक अखलाकी जिम्मेदारी तो मेरी आपकी है बिल्कुल, जो हमारा मजहब भी हमें सिखाता है, हमारा माशरा भी सिखाता है कि अगर आपको छींक आ रही है तो आप मुंह पे रुमाल रख लें या अपने मुंह को साइड में करें। अगर आपको खांसी आ रही है तो आप मुंह खोल के खांसी नहीं करेंगे, रुक के करेंगे। एक ज़माने में हम सब रुमाल रखा करते थे, अब उसका भी फैशन कम होने लगा, तो वो रुमाल हमारे पास मौजूद होता था अगर ऐसी कोई चीज़ हो। तो इन मरीजों को हमें छोटी छोटी चीज़ें बतानी होगी, इनको आइसोलेट करने से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल। अगर कोई, क्योंकि हम आइसोलेशन की अगर बात करेंगे या करेंगे तो लोग फिर बताना या छुपाना शुरू कर देंगे उस चीज़ को, अछूत बनाएंगे ना बिल्कुल, उनको। बिल्कुल। अच्छा, अगर कोई किसी टीबी पेशेंट से एक्सपोज हो जाता है तो क्या उसको भी टीबी लग सकती है कि भाई नहीं पता था और घर में या किसी बंदे को है और एक दफ़ा एक्सपोजर हो गया, या जैसे कोई मेहमान आया और बाद में डायग्नोज होता है कि भाई उसको टीबी थी लेकिन वो आपके घर होके गया, तो क्या हमें भी टीबी हो जाएगी? या भाई देखिए, एक जुमला मुझसे पता है, पूछा गया कहीं पे कि टीबी कैसे हो जाती है, टीबी कैसे हो जाती है, तो मैंने जुमला इस्तेमाल किया था, टीबी प्यार की तरह है, हो जाती है और होने के बाद हमें पता चलता है। यकीनन इसकी सबसे बड़ी मसला जो इस बीमारी के साथ मौजूद है, ये स्लो एक्टिंग है। आपको किसी से नज़ला ज़ुकाम हुआ, अगले दिन पता चल जाएगा जैसे वायरल था। कोविड अब बहुत हमने गुजारा है, एक हफ्ते 10 दिन में पता चल जाता था, दूसरों को हो गया नहीं हो गया। ट्यूबरक्लोसिस बहुत स्लो ग्रो करती है, तो आपको जब पता चलता है तो उसमें कहीं ना कहीं वो हल्के फुल्के पंजे गाड़ चुकी होती है। यानी शुरू के 15 दिन में आपको ये नहीं पता चलेगा कि जी मुझे खांसी बुखार हो रहा है। अमूमी तौर पे महीने 2 महीने बाद ये अलामात वो परसिस्ट कर रहा है, और मैंने फिर जैसे कहा कि वो जरासीम मल्टीप्लाई करता है, तो यकीनन एक्सपोजर से आपको होने के इम्कानात होते हैं। इसीलिए मैंने जो कहा कि जो एक कोविड ने हमें एक सोशल डिस्टेंसिंग दी थी ना, बिल्कुल, तो उसे हमें कोशिश करना चाहिए कि बाय डिफॉल्ट उसको मेंटेन करने की कोशिश करें, खास तौर पे उन लोगों में जो बाहर हमारे एक्सपोजर में। घर वालों का तो हमें अमूमी तौर पे पता होता है ना, तो बाहर वाले लोगों में हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इस सोशल डिस्टेंसिंग को करें। दूसरा, बाहर अगर आप एज ए डॉक्टर मौजूद हैं हॉस्पिटल में तो मुझे तो मास्क लगाना चाहिए और आपको भी लगाना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे क्लिनिक में जो 20-30 लोग आ रहे हैं उनमें से किसको क्या मौजूद है, और उन 20-30 लोगों के साथ 60 लोग और होते हैं जो कि 2 अटेंडेंट की शक्ल में आते हैं, तो वो हमें ख्याल करना चाहिए। अगर हमें किसी जगह पे टीबी क्लिनिक रन कर रहे हैं हम, तो उस क्लिनिक को कोशिश करना चाहिए कि आइसोलेट को एक दिन मखसूस कर दें कि जी मैं आज 4 दिन इस अस्पताल में क्लिनिक करता हूँ, एक दिन मैंने टीबी के लिए मखसूस किया हुआ, ताकि उनके मरीज आइसोलेट हों, वो दूसरे मरीजों के साथ बाहर ना बैठे हों, क्योंकि उनका तो कोई कसूर नहीं है ना। आप बाहर बैठी हुई है, बराबर में टीबी का मरीज बैठा हुआ है और उसने मास्क भी नहीं लगाया हुआ, और आप भी कंफर्टेबल जोन में है कि जी मैं कोई मसला नहीं है, तो ये एक्सपोजर्स होते हैं और होने के इम्कानात होते हैं। इसीलिए अगर आपको ये जुमला इस्तेमाल किया जाता है कि अगर आपको 2 हफ्ते से ज़्यादा की खांसी मौजूद है, अगर आपको शाम में या हल्का हल्का बुखार मुस्तकिल फील हो रहा है, अगर आपको लगता है कि मुझे वज़न मेरा थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, या आपको कभी भी खांसी में हल्का सा खून या इस तरह की कोई टिंज आ गई है, तो एक दफ़ा अपना एक्सरे करा लेना कोई बुरी बात नहीं है, जो पहला लाइन है। और यकीनन अगर बलगम मौजूद है और ऐसा कोई डाउट है तो आपका डॉक्टर यकीनन आपको एडवाइस करेगा अपनी क्लिनिकल सस्पेक्शन के बाद कि शायद आपको ये ट्यूबरक्लोसिस का टेस्ट करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट आजकल बहुत सुनने में आ रहा है, तो ये क्या है? ये देखिए, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। जो अगला सवाल आपने पहले किया ना इससे पहले कि जी टीबी से एक्सपोजर है, जी कौन सबसे ज़्यादा इसमें हिट हो सकता है? घर वाले, ऑफिस वाले, आपके साथ काम करने वाले। अगर मुझे टीबी है या तो मुझे मेरे साथ सबसे ज़्यादा एक्सपोज कौन होगा? मेरे घर वाले होंगे। 24 में अगर 8 घंटे बाहर काम करता हूँ तो 16 घंटे तो घर में हो ना, और घर में मैं एक कमरे में 1-2 कमरे में कहीं मौजूद होंगे हम, उसके लिए एक्सपोजर है। तो WHO ने नया पिछले 1-1.5 साल में नई चीज़ पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराई है, और इसी चीज़ को कि जो टीबी को फैलने से रोकने के लिए कि वो तमाम लोग जिनको कांटेक्ट में है, जिनका टीबी मौजूद है, उसका ये तरीका बनाया गया है कि अगर आपको या मुझे किसी मरीज को ट्यूबरक्लोसिस पॉजिटिव आ गया तो हम कोशिश करते हैं कि उसके घर वालों से अप्रोच करें और उनसे हिस्ट्री लें, और उनसे हिस्ट्री लेके अगर उसमें किसी को खांसी बुखार नज़ला मौजूद है तो हम उसका एक्सरे कराएं, और अगर उसमें दिखाई दे रहा है तो उसका जीन एक्सपर्ट जिसे कहते हैं वो कराया जाए टेस्ट, और वो पॉजिटिव आ जाए तो उसे भी टीबी की दवा फ़ौरन शुरू की जाए। लेकिन मान लीजिए कि उसे पॉजिटिव नहीं आ रहा, हमने एक्सरे कराया, हमें सही नहीं आ रहा, हमें बलगम में टेस्ट में भी कुछ चीज़ नहीं दिख रही, लेकिन वो कांटेक्ट में तो है, तो उसे TPT के नाम से ट्यूबरक्लोसिस प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट कहा जाता है। और उसके लिए की गई है कि 1 हफ्ते में 1 डोज दी गई आपको, 3 गोलियां 2 गोलियां वेट के हिसाब से आपने हफ्ते में 1 दफ़ा लेनी है, और कोई 12 वीक्स तक लेनी है, यानी 3 महीने तक।
तो ये चीज़ आसान कर दी गई है कि पहले तो रोज़ाना गोली लेनी थी जो कि आपके कांटेक्ट में होते थे, अब हफ्ते में एक दफ़ा 3 गोलियां आपने लेनी है 3 महीने तक, यानी 12 हफ्ते पूरे करने। तो इससे जो कांटेक्ट का एक्सपोजर है वो हम इसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये दवाइयाँ भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मुख्तलिफ ट्यूबरक्लोसिस की सेटिंग में मुफ्त मौजूद है। तो इसलिए आप जो आपको हाउस होल्ड हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन आने लगा है। पहले तो हम इंतज़ार करते थे कि भाई इसको हो जाएगा तो देखेंगे या एक्सरेज में देखते हैं, तो ये बिल्कुल ऑप्ट करना चाहिए। लोगों को इसकी काउंसलिंग की ज़रूरत है। अभी भी लोग नहीं समझते हैं, अगर मुझे कुछ भी नहीं है तो मैं क्यों खाऊं। तो पहले तो ये होता था कि आप 6 महीने की दवा को तो तैयार नहीं कर सकते थे, लेकिन अब हम कोशिश करते हैं, काउंसिल करते हैं कि भाई हफ्ते में एक दफ़ा खानी है, 3 गोलियां खानी है। आप इनका हाल देख रहे हैं, रोज़ की इतनी मोटी मोटी गोलियां 3 लेते हैं, तो कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। और ये दवाइयाँ फ्री भी मिल रही हैं आपको, बिल्कुल, तो क्या हर्ज है इसमें, ये कोशिश की जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक लेटेंट टीबी इन्फेक्शन की भी एक टर्म होती है, ये क्या है? लेटेंट टीबी इन्फेक्शन जो है बेसिकली ये जो वो लोग जिन पे ट्यूबरक्लोसिस के जरासीम किसी वजह से मौजूद हैं और बॉडी उसके अगेंस्ट में इम्यून रिस्पांस प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन ये जरासीम एक्टिव नहीं है, इससे कोई सिम्टम्स आपको नहीं मौजूद होते। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। हमारे यहाँ भी ट्यूबरक्लोसिस के अगर 10 मरीज़ हैं तो 3 में अल्लाह ताला ने ये निज़ाम रखा हुआ है कि हमारा जिस्म का इम्यून सिस्टम दोबारा एक्टिवेट होता है, उसके गिर्द एक सर्कल सा बना के उसको कवर करके कॉर्नर में पुश कर देता है। तो ये लेटेंट टीबी है जो कि अंदर मौजूद है, इसकी कोई सिम्टम्स नहीं होती, ये एक्सरे में कहीं नहीं दिखाई देता, ये बलगम में नहीं दिखाई देता, आपको या मुझे या मरीज़ को कोई सिम्टम नहीं होते इसमें। लेकिन कुछ स्किन टेस्ट होते हैं जो हम करते हैं, जिसमें इग्रा टेस्ट कहलाता है, ट्यूबरक्लिन टेस्ट कहते हैं। अगर इनमें ये पॉजिटिव आता है, क्या ऐसे मरीज़ों को ट्रीट करना चाहिए? बहुत ही मुश्किल सवाल है, लेकिन इस वक्त जिस जगह पे हम मौजूद हैं, पाकिस्तान, इंडिया, जिस जगह पे टीबी प्रेवलेंस ज़्यादा है, 5 मुल्क हैं जिनमें टीबी प्रेवलेंस ज़्यादा है, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, फ़िलिपीन और इंडोनेशिया। इन ममालिक में अगर हम, चूँकि मेरा और आपका एक्सपोजर है, तो हमारा इम्कानात है कि हमारा भी लेटेंट टीबी पॉजिटिव होगा। तो ऐसे लोगों को ट्रीट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है, अनटिल अनलेस के उनको कोई सिम्टम ना हो, अनटिल अनलेस के वो किसी वजह से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो जाए, अनटिल अनलेस के उनको कोई और डिजीज़ ना आ जाए। अमूमी तौर पे ट्रैवलिंग के लिए लोग जो करते हैं ना, अमेरिका जा रहे हैं, इमिग्रेशन है या किसी यूके के लिए, उसमें लेटेंट टीबी का वो टेस्ट करवाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस प्रीडोमिनेंट नहीं है और वहाँ किसी का लेटेंट टीबी पॉजिटिव होना एक थ्रेट है। बिल्कुल। इंडिया का हमने कुछ दिन पहले एक डेटा देखा था, वो ये कहते हैं कि ऑलमोस्ट 30-35% पॉपुलेशन लेटेंट टीबी पॉजिटिव हो सकता है, जो उन्होंने एक सर्वे भी किया था और छोटी स्टडीज़ की थी। तो मेरे आपको फिलहाल परेशान होने की ज़रूरत इस पे नहीं है। तो ये लेटेंट टीबी इन्फेक्शन जिन लोगों में, तो क्या वो दूसरों को लगा सकते हैं? नहीं। क्या वो कैरियर स्टेज नहीं, वो कैरियर नहीं होते, क्योंकि वो ट्यूबरक्लोसिस का वो जरसूमा या वो चीज़ आपके जिस्म के अंदर कहीं लंग्स में अमूमी तौर पे मौजूद है, लेकिन वो उसको जिस्म ने उसको एक, मैं कहना, कवर्ड दे के एक पुलिस सर्कल बना के उसको एक कॉर्नर में डाल दिया गया है। कभी खुदा न खास्ता आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए, कोई आपको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज डिजीज़ हो जाए, कोई मैलिग्नेंसी हो जाए, या कोई भी वजह हो सकती जिससे आपकी थोड़ी इम्यूनिटी कमज़ोर हो, तो ऐसे मरीज़ों में ऐसा इम्कान है कि वो दोबारा एक्टिव हो जाए। ठीक है। लेकिन उसके लिए मैंने फिर कहा कि जिस माशरे में हम बैठे हुए, हम एक्टिव टीबी पे ज़्यादा जोर देते हैं। पैसिव टीबी अगर किसी का मौजूद है और ऐसी कोई चीज़ लेटेंट पॉजिटिव आती है, तो उसके ब्लड टेस्ट, उसके एक्सरेज, उसके स्पूडम का टेस्ट होना चाहिए, और अगर ये चीज़ें सेटल हैं तो फिर हम इंतज़ार कर सकते हैं। लेकिन इसका भी ट्रीटमेंट एग्जिस्ट करता है? जी बिल्कुल एग्जिस्ट करता है इसके लिए। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिर में आप हमारे नाजरीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म के उससे? देखिए, सबसे पहला मैसेज मेरा यही है कि कंटीजियस डिजीज़ है, दूसरों को लग सकती है, तो पहला मेरा और आपकी सोशल, अखलाकी, मजहबी, माशी सारी जिम्मेदारियाँ ये हैं कि अगर मुझे ट्यूबरक्लोसिस की कोई सिम्टम्स हैं तो मुझे सबसे पहले अपने घर वालों को उससे बचाना। उसका सबसे बड़ा तरीका ये है कि मुझे फ़ौरन इलाज शुरू करना चाहिए, और ना सिर्फ इलाज शुरू करना चाहिए, उसे पूरा करना चाहिए, और उस इलाज के करने के दौरान मुझे अपने आप को डिस्टेंसिंग में रखना है। ये मेरी जिम्मेदारी है, कोई मुझे आके नहीं पूछ सकता, क्योंकि मेरे घर वालों के अलावा किसी को नहीं पता कि टीबी है, और मैं सबसे ज़्यादा थ्रेट अपने घर वालों को कर रहा हूँ। तो पहली चीज़ तो ये होगी जो हमने करनी है। दूसरा, बीइंग इज माशरा में आपकी या वो लोग जो कि इस टीबी के पेशेंट से एक्सपोज होते हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि अगर किसी का पता चल गया तो उसको अछूत ना बनाएं, उसके साथ बैठ सकते हैं, लेकिन फिर मैंने कहा कि एक्सपोज करें, अपने आप को डिस्टेंसिंग रखें, उनको कोशिश करें कि माशरे का एक्टिव फाल बनाएं, उनको प्रमोट करते रहें, अच्छी अच्छी बातें करते रहें। टीबी हो गई तो पता नहीं क्या होगा, ये नहीं होगा, अच्छी बात की जाए। और बीइंग ए डॉक्टर, मेरी आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि ऐसे मरीजों के साथ बहुत हमदर्दी का बर्ताव करें। उनके छोटे छोटे मसाइल, मेरे पाँव में दर्द हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, दवाई से मुझे ये हो गया है, मुझे रैशेज होने लगे हैं, मुझे इचिंग होने लगी, जो मेरे आपके नज़दीक को बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है मरीज़ के नज़दीक तो बड़ी चीज़ है।
तो हमें उनको इंश्योर करना है, उनको थोड़ा थोड़ा पुश करते रहना है कि भाई 2 महीने हो गए, बहुत अच्छा काम किया आपने, इंशाल्लाह 1 महीने बाद दोबारा मिलते हैं, आपके 3 महीने पूरे हो जाएंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता इनको प्रमोट करना है और उनके घर वालों को भी साथ साथ काउंसिल करना है कि जी आप भी टेस्ट करवा लीजिए, आप भी एक ब्लड टेस्ट करा लें, आपको भी ये टेस्ट की सहूलत हम बेरोज कर देते हैं। अगर मान लिया कि है जैसे एक्सपोज हो गए, आप साथ तो रहे हैं ना, हमें तो पता नहीं कितने अर्से बाद हमने इसको डायग्नोज किया है। ये जो टीपीटी आया है उसको किसी तरह अगर आप ले लें, फ्री भी मिल रहा है, देखने के लिए डॉक्टर भी मौजूद है, तो अगर ये कर लिया जाए तो मुझे इम्कान है कि जो टीबी की स्प्रेडिंग की रफ्तार पाकिस्तान में अभी भी हमारे पास कंट्रोल नहीं हो पा रही, दुनिया कंट्रोल कर चुकी है, तो हमें इसमें हमें मदद मिलेगी इसके लिए। और इस तरह के प्रोग्राम जैसे आप कर रही हैं, इन प्रोग्राम्स को बढ़ना चाहिए और इसमें ऐसे लोगों को बुलाना चाहिए जो कि आसान अल्फाज में इन चीज़ों को बता सकें, ताकि हमारी मास तक ये महफूज है। क्लास तक मौजूद है ये जगह, लेकिन मास को ये मैसेज पहुंचना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हमारे साथ आपने इस नोबेल कॉज में शामिल होने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपने टाइम निकालने का। नाजरीन, जाते जाते आज की एक अहम बात, और वो ये कि टीबी के ख़िलाफ़ अभी हमारी जंग जारी है और हम सब मिलकर ही इस मूजी मर्ज़ के ख़िलाफ़ कामयाबी हासिल कर सकते हैं। टीबी के मरीज़ की मखसूस अलामात जो डॉक्टर साहब ने बताई, जिसमें मुसलसल 2 से ज़ायद हफ्ते तक खांसी का होना, बुखार, थकावट, वज़न में कमी, रात में पसीने का आना या भूख लगने की अलामात आम हैं। अगर आपके इर्द गिर्द गली मोहल्ले में ऐसा कोई मरीज़ हो जिसमें ये तमाम अलामात पाई जाती हैं, तो उसे फ़ौरन अपने करीबी मौलेज के पास लेके जाएं या इस टोल फ्री नंबर दैट इज़ 0800 888 00 पर कॉल करें। याद रखें कि टीबी के ख़िलाफ़ हमारी जंग जारी है। ये एक काबिल इलाज मर्ज़ है और इसके ख़ात्मे के लिए हमें एक दूसरे का साथ दरकार है। अगर आपको हमारा आज का शो पसंद आया है तो हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करें और हमारी ऐसी मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब सिर्फ सेहत की बात होगी हर घर में। आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपनी होस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।